मेरे रंग ढंग से सबको यह अंदाज़ा लग चुका था कि दिल्ली ने मेरी कमर पर लात मारी है और साल डेढ़ साल नौकरी की तलाश में मारा फिरने के बाद मैं घर लौटा हूँ। अपमानित होने का भाव कम करने के लिए मैं लगातार ऊपर वाले कमरे में पड़ा सोचा करता था या जासूसी दुनिया बैककोट पड़ा करता था। 2-3 दिन बाद अथर को पता चला कि मैं आया हूँ तो वह धमका और उसके साथ मैं शाम को पहली बार निकला था। छोटा सा शहर, छोटी छोटी दुकानें, पतली सड़कें, रिक्शे और साइकिलें, सब कुछ मैं दिल्ली की आंख से देख रहा था और मुझे काफ़ी अच्छी लग रही थी। अथर के साथ मामू के होटल में गया। वहाँ मुख्तार आ गया। कुछ देर बाद हम तीनों उमाशंकर के पास गए। रेलवे प्लेटफॉर्म की एक बेंच पर कुल्हड़ों में चाय लेकर हम बैठ गए और इन लोगों ने मेरे ऊपर सवालों की बौछार कर दी। मैं सोचने लगा कि इन सबको मैं क्या बताऊं। ये सब मेरे दोस्त हैं। अथर मेरे साथ स्कूल में था, अब तक 12वीं पास करने के लिए 2 साल बाद इम्तिहान में बैठ जाता है। उमाशंकर ने इंटर पास करने का मोह भी त्याग दिया है और कपड़े की दुकान खोल ली है। मुख्तार सिलाई का काम करता है और उर्दू अखबारों का बड़ा घनघोर पाठक है। इनमें शायद कोई कभी दिल्ली गया भी नहीं है। मैं इन्हें क्या बताऊं कि मेरे साथ क्या हुआ। क्या इसके पीछे यह अहंकार तो नहीं है कि मैं हूँ और ये लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, मेरी बात समझ नहीं पाएंगे। हाँ, शायद यही है। इसलिए मुझे बताना चाहिए कि मेरे साथ क्या हुआ था ये चाहे समझे चाहे न समझे, लेकिन मेरे मन के ऊपर से तो बोझ हट जाएगा। बताओ यार साजिद, तुम तो चुप हो गए। लेव बीड़ी पियो। अथर ने एक सुलगती बीड़ी मेरी तरफ बढ़ा दी। कहीं कोई प्रेम का चक्कर तो नहीं हो गया? उमाशंकर ने हंसकर कहा। मेरे चेहरे पर बड़ी फीकी मुस्कुराहट आ गई। दूर से आती खाली मालगाड़ी करीब आ गई थी और कुछ मिनट उसकी आवाज़ की वजह से हमारी बातचीत बंद रही। बस ये समझ लो, नौकरी नहीं मिली। मैं बोला, अरे तो नौकरी साली मिलती कहाँ है? मुझी को देखो, 4 शहरों के बेरोजगारी दफ्तरों में नाम लिखा हुआ है। अथर ने कहा, तुम्हें नौकरी क्या मिलेगी? उमाशंकर ने उदासीनता से कहा। क्यों? अबे साले आई का कोर्स किया है तो अब क्या सोचा है? मुख्तार ने मुझसे पूछा। सोचा है नौकरी न करूंगा। वाह यार वाह, ये बात हुई। मैं तो तुमसे पहले से ही कह रहा था कि तुम्हारे लिए नौकरी चुतियापा है। यार, जिसके पास इतनी जमीन हो, आम अमरूद के बाग हो, वह 1000-1200 की नौकरी क्यों करे? अथर ने जोश में कहा। मुझे याद आया, वह मेरे दिल्ली जाने से पहले भी यह सलाह दे चुका था। उस वक्त यह मेरी समझ में नहीं आया था। दिल्ली में बाबा ने समझा दिया, या हालात ने मजबूर कर दिया, या और कोई रास्ता ही नहीं बचा, और बचा है पूरा जीवन। पर यार, खेती करना है तो केसरियापुर में ही रहना पड़ेगा। अथर ने कहा। मैं जानता हूँ यार। मेरे ये कहते ही उन तीनों के चेहरे दमक गए और मुझे यहाँ उनके साथ बिताए पुराने दिन याद आ गए, जब हम पुलिया पर बैठकर पार्टी करते थे, जब पुलिस की जातियों के खिलाफ एसपी से मिलने गए थे, रात में मुख्तार की दुकान के अंदर लालटेन की रोशनी में गर्मागर्म बहसें किया करते थे, मामू के होटल में चाय के दौर चला करते थे। मैं बिल्कुल उनका एक हिस्सा बन गया था। मुख्तार कहता भी था, तुम तो MA पास नहीं लगते। अरे लौंडे, इंटर कर लेते हैं तो हम लोगों से सीधे मुंह बात नहीं करते। योजक चिन्ह। अब्बा से जब मैंने कहा कि मैं नौकरी नहीं बल्कि खेती करना चाहता हूं और केसरियापुर में रहना चाहता हूं, तो कुछ क्षण के लिए उनकी कुछ समझ में आया नहीं। MA पास करने के बाद गांव में रहना और खेती करना। हालत ये है कि लड़का हाई स्कूल कर लेता है तो गांव का मुंह नहीं देखता, इंटर कर लेता है तो खेती करने से चिढ़ने लगता है। लेकिन ये भी है कि आज खेती में पैसा है। कुर्मियों ने अच्छा पैसा कमाया है। केसरियापुर में बिजली आ गई है, 2-4 ट्यूबवेल भी लग गए हैं। अब्बा कुछ देर सोचते रहे और अम्मा ने कहा, तुम वहाँ रहोगे कैसे? मैं उन्हें क्या बताता कि दिल्ली के मुकाबले वहाँ रहना स्वर्ग में रहने जैसा होगा। देखो, रहने की तो कोई मुश्किल नहीं है, खुदा के फजल से इतना बड़ा चौरा है। हाँ, खाने की दिक्कत हो सकती है, वैसे रहमत के यहाँ तुम्हारा खाना पक सकता है। ये बात जरूर है भाई कि गांव वाला होगा। इस बार केसरियापुर जाना बहुत अलग था। दिल में तरह तरह के ख्याल आ रहे थे, सैकड़ों डर थे और उनके साथ यह यकीन कि मैं कामयाब हूँगा। कामयाबी से मतलब यही कि अच्छी तरह खेती करूँगा, अच्छी फसल होगी, अच्छा पैसा मिलेगा और फिर जैसे बाबा ने दिल्ली में कहा था, तुम जाड़ों में मुंबई जाया ही करना, गर्मियों में नैनीताल और 2-3 साल में एक चक्कर यूरोप का लगा सकते हो। यार, पैसा हो तो आदमी सब कुछ कर सकता है और बिना पैसे के जिंदगी गुजारना, भूखमरी में रहना भी कोई जीवन है। खेती कैसे होती है, मेरे ख्याल से मुझे मालूम था।
अब अगर करना था तो उसका इंतजाम, पूरी व्यवस्था और देखभाल। इससे पहले हम जब भी केसरियापुर आते थे सीधे चौरे तक पहुंचते थे और बाकी गांव कैसा है, क्या है, कौन रहता है, कैसे रहता है, इसकी कोई जानकारी न थी। लेकिन अब 2 पीढ़ियों बाद केसरियापुर फिर घर बन रहा है। मैंने सोचा सबसे पहले तो गांव ही देखा जाए। रहमत खुशी खुशी इस पर तैयार हो गया। रहमत की बूढ़ी और कादार आंखों में चमक आ गई और मैं उसके साथ गांव देखने निकल पड़ा। चौरा तो गांव के कोने पर है जहां से हम लोगों की जमीनें और बाग शुरू होते हैं। गांव के अंदर की दुनिया देखने के ख्याल से मैं पहली बार निकला। रहमत के सिर पर अंगोछा और हाथ में लाठी थी। वह मेरे पीछे पीछे चल रहा था। गांव के अंदर टोलों के बारे में वह बता रहा था। पंडितों का टोला, ठाकुरों का टोला, अहीर टोला, कुर्मियाना, मियाँ टोला, चमार टोला। इतने 1000 या 100 साल बाद भी हमारा समाज टोलों का समाज है। मिट्टी के घरों का आकार और रूपरेखा टोलों के हिसाब से बदल जाती है, लेकिन हर घर के सामने छप्पर और उसके पीछे बड़ा दरवाजा। कच्ची गलियां, रमवाते हुए जानवर, कच्चे पक्के कुओं पर औरतों की भीड़, गलियों में दौड़ते नंग धड़ंग बच्चे, बैलगाड़ियों की आवाजाही, कच्चे घरों के अंदर से निकलता धुएं का तूफान और कच्ची गलियों में गोबर की छोक। गांव का हर आदमी मुझे हैरत से देख रहा था। रहमत सबको बता रहा था, डिप्टी साहब के लड़कवा है, अभीन रह के खेती करे वही बैककोट। 2-1 लोग पास आकर मिल रहे थे। इनमें ज्यादातर बूढ़े थे। सब कह रहे थे कि मैंने बड़ी अच्छा किया जो पुरखों का चौरा बसा दिया। इतनी जमीन गांव में किसी के पास नहीं है। ढंग से खेती कराई जाए तो सोना उगल देगी। घूमते हुए हम कंजरों के टोले में पहुंच गए। अब्बा के ज्यादातर बटाईदार कंजर, चमार और लोध हैं। कंजरों ने एक घर के सामने खटिया बिछा दी और रहमत ने कहा कि मैं बैठ जाऊं। मैं बैठ गया और कंजर सामने जमीन पर बैठ गए। चर्चा होने लगी कि अगर पानी की व्यवस्था हो जाए तो धान के बाद गेहूं भी होने लगे। असली आमदनी तो गेहूं में है। कंजरों ने कहा कि वे अच्छा गेहूं पैदा कर सकते हैं। उन्हें शायद ये पता नहीं था कि मैं तो खुद खेती कराना चाहता हूं, यानी बटाईदारी खत्म करना चाहता हूं। हो सकता है ये डर उनके दिलों में हो और इसीलिए वे अपनी भूमिका को बड़ा चढ़ाकर पेश कर रहे हों। चिराग जलने से पहले मैं लौट आया। टीन के बड़े से शेड, जिसे यहाँ सब साइबान कहते हैं, के नीचे चारपाई पर लेटा मैं सोच रहा था कि गांव में रात कितनी जल्दी होती है। लगता है एक बड़ा सा समुद्री जहाज अंधेरे और कोहरे में गायब हो गया हो। लाइट नहीं आ रही थी। साइबान के नीचे खूंटी पर लालटेन जल रही थी। सामने अहाता है और बीचों बीच टीन का फाटक। दाहिनी तरह कुआं है और उससे कुछ हटकर नीम का पेड़। साइबानों के बीच में मकान के अंदर जाने का पुराना पहाड़ जैसा दरवाजा है। साइबानों के पीछे लंबे लंबे कमरे हैं। किनारे पर कोठरियां हैं और लंबे कमरे के पीछे लंबे बरामदे हैं। लंबा चौड़ा आंगन है जिसके दाहिनी तरफ छोटी छोटी कोठरियां बनी हैं। इनमें से 2-3 की छतें गिर चुकी हैं। मैंने ये सोचा है कि एक लंबे कमरे में रहूंगा और पिछले दरवाजों से घर के अंदर वाला हिस्सा इस्तेमाल नहीं करूंगा। बरामदे के तौर पर साइबान ही काम आएगा। कहा जाता है पिछली कोठरियों में जिन रहते हैं, उन्हें आराम से रहने दिया जाए। अहाते का टीन वाला फाटक खुलने की आवाज आई तो सन्नाटे में अच्छी खासी डरावनी लगी। टार्च की रोशनी में रहमत आता दिखाई पड़ा। उसके साथ उसका लड़का गुलशन भी था। गुलशन के हाथ में खाना था। अपने बाप से बित्ता भर ऊंचा गुलशन रियल जवान है। यहाँ मेज नहीं है, कुर्सी नहीं है, सिर्फ चारपाया है या एक छोटा सा तख्त है। तख्त पर मेरे आने के बाद दरी बिछा दी गई है। ये मैंने सोचा भी कि अगर कभी कुछ लिखने का जी चाहे तो मेज के बगैर कैसे काम चलेगा। फिर ये सोचा कि शायद ही कभी यहाँ लिखने की जरूरत पड़े। बहुत से बहुत डायरी में खर्च और आमदनी का हिसाब, उसके लिए मेज कुर्सी की क्या जरूरत है। गुलशन ने तख्त पर खाना लगा दिया। अरहर की दाल जिसमें असली घी खूब तैर रहा है, आलू की सब्जी, सिरके में रखी गई प्याज, गुड़ की आधी भेली, मोटी, गेहूं की लाल रोटियां। पता नहीं क्यों होराइजन ग्रुप के नीचे सरदार के ढाबे में खाए राजमा चावल की बात सोचने लगा। फिर सरयू का ख्याल आया, बेचारा वही होगा, कनाट प्लेस वाले टी हाउस के सामने फटी चप्पल घसीटता। मैं खाने लगा। रहमत बताने लगा कि गोश्त और हरी सब्जी तो कम ही मिलती है यहाँ। वह कल खुर्जी जाएगा तो गोश्त लाएगा। रात में देर तक नींद नहीं आई। दूसरे तरफ के साइबान में गुलशन लेटते ही सो गया था। लालटेन की रोशनी में काला साइबान कोई जीती जागती चीज लग रहा था। सामने अंधेरे का महासागर, घर के अंदर जिन्नातों का मस्किन। सोचा कहीं तिलावते कुरान की आवाजें न आने लगे। कोई बात नहीं है, आए। लेटे लेटे पता नहीं कैसे अहमद का ख्याल आया। कहाँ होगा,
कलकत्ता में अपनी सुंदर पत्नी इंद्राणी के साथ, या लंदन में लिप्टन की नौकरी में, या टाटा टी गार्डन्स में। और मैं, चलो अपने ऊपर हंसा जाए। क्या बेवकूफ़ी है। अहमद की सोच कितनी साफ है। कोई लाग लपेट नहीं पालता। किस्मत भी है। खैर किस्मत क्या है, वह जिस क्लास में पैदा हुआ उसके फायदे हैं। वैसे शकील को नहीं है। वह तो बस्ती में अपने भाइयों और अयाश अब्बाजान के षड्यंत्रों का शिकार हो रहा होगा। सीध है बेचारा। और अलीगढ़ में सब कैसे होंगे? जावेद कमाल, के.पी. कॉमरेड लाल सिंह, एक फिल्म की तरह, लेकिन कुछ सेकंड में पिछले 10 साल आंखों के सामने से निकल गए। अब मैं कहाँ हूँ, उनसे कितना दूर, इस उजाड़ वीरान गांव में संघर्ष करता कि कुछ पाऊँ, कुछ कर सकूँ। कुछ तो करना ही था यार। 26-27 साल की उम्र में ये तो नहीं हो सकता कि मैं कुछ न करूँ। धान कट चुका था और अब गेहूं बोना था। 2 महीने खुर्जी के बिजली ऑफिस में जूते घिसने के बाद कनेक्शन भी मिल गया था। बोरिंग धोना थी, मोटर बैठाना था। सो उम्मीद थी कि 1 महीने में हो जाएगा। मतलब गेहूं को पहला पानी देने के वक्त ट्यूबवेल तैयार होगा। सोचना ये था कि क्या पूरी 40 बीघा खेती बटाईदारों से ले ली जाए और खुद खेती कराई जाए। अगर खुद खेती कराई जाए तो हल बैल, और उससे ज्यादा मसला था हलवाहों का। वे कहाँ से आएंगे? 40 बीघा खेती कराने के लिए कम से कम 3 जोड़ी बैल और 3 हलवाहे चाहिए थे। अब मुश्किल यह थी कि हलवाहों को बड़े किसानों ने पहले ही फंसा रखा था। रहमत ने बताया था कि ज्यादातर हलवाहे ठाकुरों के बंधुआ हैं। कुछ तो कई पीढ़ियों से हैं। बाकी लोग हलवाहों को उधर कर्जा देकर उलझाए रखते हैं ताकि उन्हीं का काम करते रहें। ये सोचकर भी अजीब लगा कि ऐसे हलवाहे ही नहीं हैं जो पैसा लें और काम करें। मतलब आपको एक सर्विस बैकवर्ड चाहिए। आप पैसा दें और सर्विस लें। लेकिन यहाँ तो हाल ही अजीब है। सर्विस आपको मिल ही नहीं सकती क्योंकि उस पर कुछ लोगों ने एकाधिकार बना रखा है। आप उसे कैसे तोड़ सकते हैं? पैसा देकर। मान लीजिए ठाकुर रणवीर सिंह ने 500 के कर्ज में हलवाई को बंधुआ बनाया हुआ है और आप हलवाहे को 500 दे और कहे कि तुम रणवीर सिंह के यहाँ से मुक्त होकर हमारे यहाँ आ जाओ। रहमत ने बताया कि पहले तो हलवाहा न तैयार होगा। इतना डर और आतंक है रणवीर सिंह का। दूसरा, हलवाहे मान भी जाए तो रणवीर सिंह से हमेशा की अदावत हो जाएगी। ... समझ लो भैया पक्की दुश्मनी, और भैया ठाकुरों से दुश्मनी लेना ठीक नहीं है। बड़े ही साले उद्दंडी हैं। आयरों से भी बच के रहना ही ठीक है। इसका मतलब है हलवाहे ही नहीं मिलेंगे और खेती ही नहीं हो पाएगी। मैंने चिढ़कर कहा, नहीं खेती क्यों न हो पाएगी, अब खोजना पड़ेगा। रहमत ने कहा, आपसे ग्राम सेवक मिलने आए हैं। मैं सुबह के वक्त साइबान में बैठा फाटक खोलकर अंदर आते आदमी को देखकर रहमत ने बताया, ये क्या होता है? अरे यही खेती ऊती के बारे में बताते हैं। खुद कुछ नहीं जानते, दुनिया भर को बताते फिरते हैं। गांव में तो इन्हें कोई फटकने नहीं देता। ब्लॉक ऑफिस से हैं। नमस्कार जी। उस आदमी ने इस गांव में पहली बार मुझे नमस्कार किया। नमस्कार, आइए, मैं इस क्षेत्र का VLW हूँ, विलेज लेवल वर्कर बैकवर्ड मतलब ग्राम सेवक। मेरा नाम हरिपाल त्यागी है। वह बैठ गया। उसने अपना झोला रखा। पानी पिलवाया जाए आपको त्यागी जी? रहमत ने पूछा। मुझे आश्चर्य हुआ कि यह पूछा क्यों जा रहा है। फिर ध्यान आया, हाँ जातिवाद। हो सकता है त्यागी जी मुसलमानों के यहाँ का पानी न पिए। हाँ पिलवाओ रहमत भाई। मतलब त्यागी रहमत को पहले से जानते हैं। हमें तो श्रीमान बड़ी प्रसन्नता हुई जब पता चला कि एक M.A. पास व्यक्ति गांव में खेती कराने आ गए हैं। त्यागी जी ने कहा, आप जैसे लोग तो गांव की तरफ देखते नहीं। यही हमारा और देश का दुर्भाग्य है। जब तक पढ़े लिखे लोग गांव में नहीं आएंगे तब तक। उनकी बात काटकर रहमत बोला, ये लेव त्यागी जी पानी पियो। तश्तरी में पानी का गिलास के साथ बढ़िया गुड़ की आधी भेली भी थी। त्यागी जी ने मजे से पूरा गुड़ खाया और पानी पिया और पानी लाने को कहा। मैं तो जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश का हूँ, मुजफ्फरनगर। आप जानते ही हैं विकसित क्षेत्रों में माना जाता है। किसान प्रगतिशील हैं, यूरिया वगैरह का प्रयोग करते हैं। इस क्षेत्र के किसानों की तो समझ में ही नहीं आता। वे तो इस पर तैयार नहीं है कि उनकी पैदावार 4 गुना हो जाए। अरे 5 मन का बीघा पैदा करते हैं। मैं 20 मन के बीघा की तो गारंटी देता हूँ। ग्राम सेवक त्यागी से मिलकर मेरा उत्साह चौगुन हो गया। वाह क्या आदमी है। खाद बीज पानी और खरीद सबके बारे में डिटेल्स बैकवर्ड है इसके पास। ये भी बता रहा है कि रासायनिक खाद पर सब्सिडी है।
अगर चाहूँ तो सरकारी बैंक लोन बैकवर्ड भी दे सकता है। ये भी कहता है कि वह तो रोज आकर मेरी फसल देख सकता है। ये ध्यान रखेगा कि कोई कीड़ा वीड़ा न लगने पाए। मैंने पक्का निश्चय कर लिया कि उसकी सलाह पर चलूंगा। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। रहमत ने बड़ी मुश्किलों से एक हलवाहे का इंतजाम किया। तनख्वाह ठहरी 200 रुपये महीने। जो ये सुनता था दांतों तले उंगली दबा लेता था। गांव में हलवाहों को 25-50 महीना और 2 बीघा खेत से ज्यादा न मिलता था, क्योंकि वे बंधुआ या कर्जदार हुआ करते थे। अब मैं कहाँ से लाता ऐसे हलवाहे? ग्राम सेवक ने खाद की बात पक्की कर दी। ये कहा कि नया बीज R21 आया है, इसे ही आप बुआवे, क्योंकि इसका पौध गिरता नहीं, छोटा होता है और बालियों में दाने भी ज्यादा लगते हैं। ये पंतनगर का बीज है। यहाँ इतना काम था कि अपने ऊपर यह सोचकर हंसने का समय भी नहीं मिलता था कि 3 महीने पहले मैं पत्रकारिता की दुनिया में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय समाचारों के साथ उठता बैठता था और अब ... मैंने कई सप्ताह से अखबार नहीं पढ़ा है। मुझे इस पर खेद या पछतावा भी न था। मैं ये मान चुका था कि वह दुनिया फ्रॉड, बैकवर्ड और धोखा है। मेरा वहाँ कोई गुजर नहीं है, और अगर मैं अपनी जगह बना सकता हूँ तो यही और सिर्फ यही, क्योंकि पैसा मैं यही कमा सकता हूँ। बिन पैसा सब सून। बड़े सा बड़ा दर्शन, संगठन, समाज, देश और पता नहीं क्या क्या सब बेकार है बिना पैसे के। कोई दूसरी समानांतर व्यवस्था मनुष्य नहीं बना सका है जहाँ पैसे की केंद्रीय भूमिका न हो। लेकिन इतना तय है कि मानवता के लिए ऐसी व्यवस्था स्थापित करना एक अद्वितीय उपलब्धि होगी जो पूंजी के बजाय श्रम, बुद्धि और ज्ञान से संचालित हो। अब सवाल ये था कि हलवाहे से तो 40 बीघा की खेती नहीं हो सकती। मैंने रहमत से कहा कि दूसरे हल से मैं जोत लूंगा। वह मेरी तरफ अविश्वास से देखता रहा और फिर हंसने लगा। क्यों, क्या बात है? मुझमें क्या कमी है? भैया, हल चलाना सीखना पड़ेगा। कहीं जानवर के पैर में लग गया तो 1000-1500 की जोड़ी बेकार हो जाएगी। मजबूरी में तय पाया कि सिर्फ 10 बीघा में गेहूं बोया जाए। फिर आगे देखा जाएगा। कुछ गांव के बूढ़े आकर कहते थे ये जमीन धनी है, इसमें गेहूं न होगा। ग्राम सेवक कहता था कि ये लोग पागल हैं, जाहिल हैं। ये दोमट माटी है, इसमें तो गेहूं ऐसा लहलहाएगा कि लोग देखते रह जाएंगे। मैं ग्राम सेवक के तर्कों से संतुष्ट हो जाता था, जबकि गांव के दूसरे लोग उन तर्कों के साथ अनुभव भी जोड़ लेते थे और उसमें संदेह, शक और पता नहीं क्या हो बैकवर्ड वाला भाव जुड़ जाता था। काफी समय बाद मैं समझ पाया कि यही शायद इन लोगों की शक्ति है। संदेह करना, फूंक फूंक कर कदम रखना। जहां सब कुछ अच्छा ही अच्छा दिखाई दे रहा हो वहां कुछ थोड़े अनिष्ट की कल्पना कर लेना, ताकि अपनी तैयारी पूरी रहे। काम कोई एक न था और काम इस तरह निकल आते थे जैसे जादू के पिटारे से रूमाल निकलने लगते हैं। ब्लॉक का चक्कर, तहसील का दौरा, सहकारी बैंक में कामकाज, बिजली दफ्तर, कुंजड़े से पैसा वसूल करना, डांगर की जोड़ी खरीदना, बीज गोदाम में अपनी मांग दर्ज कराना, खेतों की पैमाइश के लिए पटवारी के घर के चक्कर, बिजली का मोटर लेने के लिए कानपुर का दौरा। इन सब कामों में दिन पूरी तरह गुजरता था। रात में खाना खाने के बाद चौपाल जम जाती थी। बटाईदार जानते थे कि मुझे खुश न रखा गया तो जोतने को जमीन न मिल पाएगी। मेरे लिए बड़ी मुश्किल थी कि किसे मना करूं। ये सब पिछले 20-20 साल से बटाई पर यह जमीन जोत रहे थे और कायदे से उनका शिकमी हक बैकवर्ड बन गया था। लेकिन अब्बा यानी डिप्टी साहब के कारण कागजों पर कभी उनका नाम न आ पाया था। तो क्या करूं? यूनिवर्सिटी में पढ़ा लिखा, मार्क्सवाद के सिद्धांत, हक की लड़ाई, सरबराहरा के प्रति सहानुभूति या पैसा? अब्बा की मर्जी के बगैर मैं कोई बड़ा फैसला तो ले भी न सकता था। सोचा जैसे चल रहा है वैसा ही चलने दूं और कोई बीच का रास्ता निकालूं। जो बटाईदार ठीक से काम नहीं करते उन्हें हटा दूं, फिर देखा जाएगा। रात के खाने के बाद रामसेवक कंजर, किशन चमार, यादव पहलवान और नंबरी आ जाते थे। रामसेवक बटाईदार है, 10 बीघा जोतता है, नौजवान आदमी है। खेती से छुट्टी मिलती है तो जंगली जानवरों के शिकार पर चला जाता है। किशन पक्का खेतिहर है, भूमिहीन है और बटाई की खेती करता है। यादव पहलवान के पास अपनी स्वयं की जमीन है। उनके पिताजी और अब्बा में कुछ सहयोग और भाईचारे के संबंध रहे हैं, इसलिए वो आ जाते हैं। नंबरी कुर्मी हैं, जमीन कम है उनके पास, इसलिए हमारे बटाईदार हैं। जैसे गांव के हंसोड़ मजाकिया लोग होते हैं वैसे ही नंबरी हैं। बीड़ी पीने के शौकीन हैं और रोज रात में 2-4 बीड़ी पी जाते हैं। किशना और रामसेवक नीचे जमीन पर बैठते हैं, नंबरी और यादव पहलवान तख्त पर बैठते हैं। ये भी नियम या इस तरह के नियम कितने पक्के हैं इसका अंदाजा मुझे पहले न था। खेती किसानों की बातें,
इधर उधर की बातें, गांव के नए हालात, तहसील थाने की बातें, ग्राम सेवक के किस्से और न जाने क्या क्या छिड़ जाते हैं। मैं खामोश ही रहता हूँ क्योंकि उसमें जोड़ने के लिए मेरे पास कुछ नहीं होता। इन महफिलों में रहमत भी रहता है, वह भी नीचे, लेकिन साइबान के मोटे लोहे वाले खंभे से टिककर बैठता है। बटाईदार उसे बहुत मानते हैं क्योंकि उसी से डिप्टी साहब की आंखें और कान माना जाता है। 2 महीने बाद गेहूं लगवाकर मैं शहर आया तो शहर इतना बड़ा लगा कि जिंदगी में कभी न लगा था। ये सोचकर हंसी आ गई कि कुछ बड़ा या छोटा नहीं होता, ये सब हमारा आपका नजरिया है जो विभिन्न संगतियों से बनता है। बस अड्डे में अपनी दुकान पर ताहिर मिल गया। वह खुश हो गया और बोला, अरे यार पूरे 2 महीने लगा दिए, कहो क्या क्या करा आए। मैंने उसे बताया। दुकान पर बैठकर हम चाय पीने लगे। हाजी जी नमाज पढ़ने गए थे। यार झुलस गए तुम, वह मेरी तरफ देखकर बोला। मुझे खुशी हुई, काम में झुलसना तो बड़ी बात है, लेकिन प्रॉब्लम यह थी कि मैं 2 महीने से अखबार न देख सका था। खुर्जी में इधर उधर कभी पढ़ने को मिल जाया ही करता था, लेकिन अखबार से जो सिलसिला बनता है वह टूट चुका था। घर आया तो अम्मा देखकर खुश हो गई। खाला ने मेरे पसंद के खाने चढ़वा दिए। अब्बा हैरत से सुनते रहे कि इन 2 महीनों में मैंने क्या क्या कर डाला था। वे हिसाब लगाने लगे कि 10 बीघा में, जैसा कि ग्राम सेवक कहता है, 20 मन का बीघा न सही, अगर 18 मन का बीघा भी हुआ तो कोई 13,500 का गेहूं हो जाएगा। अगली फसल पर अगर 20 बीघे में बुआई कराई गई तो। बहरहाल मैं भी खुश था कि चलो कुछ तो बात बन रही है। बाग उठाने से जो पैसा मिला था वह खेती में लगा दिया था। घर पर मुझे 3 खत मिले। एक अहमद का खत था, पढ़कर मैं हैरान हो गया। उसने लिखा था कि इंडियन हाई कमीशन लंदन में उसकी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के ओहदे पर पोस्टिंग हो गई है। ये पोस्टिंग मंत्री ने दी है। जाहिर है उसके पीछे हाथ इंद्राणी के अंकल का हाथ ही था। मैं सोचने लगा, यार 3rd क्लास BSc फॉरेन सर्विस में आ गया और अब मजे करेगा। यही फायदा है कॉन्टैक्ट्स बैककोट का। उसने जोश में आकर मुझे लंदन आने की दावत भी दे डाली थी। ठीक है, अब मैं जा सकता हूँ, मेरे पास पैसा होगा। पैसा जिंदगी को चलाने वाली गाड़ी का पहिया। दूसरा खत शकील का था। उसने लिखा था कि यार भाइयों की तंग करने, कारोबार में हिस्सा न देने और वालिद साहब की लापरवाही का शिकार होने से बचने का एक ही रास्ता मुझे नजर आया। मैं पॉलिटिक्स में आ गया हूँ। मैंने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। अब साले मुझसे घबराते हैं। यहाँ कांग्रेस के अध्यक्ष R.K. तिवारी हैं। तुम दिल्ली से उन पर कोई दबाव दिलवाकर मुझे युवा कांग्रेस का जिला अध्यक्ष बनवा दो तो मजा आ जाए। मैं एक एक को सीध कर दूं। 2 अच्छी खबरों के बाद तीसरे खत में एक बुरी खबर थी। अलीगढ़ से KP ने लिखा था, जावेद भाई की कैंटीन बंद हो गई। नए वाइस चांसलर ने कैंटीन का ठेका अपनी पत्नी की सहेली को दे दिया है। कुछ लोग कहते हैं ये तो सिर्फ नाम के लिए है, ठेका VC की पत्नी को ही मिला है। 4-5 हजार लड़के रोज कैंटीन में आते हैं। तुम समझ सकते हो क्या आमदनी होती होगी। जावेद भाई ने बड़े हाथ पैर मारे, लेकिन वाइस चांसलर ही नहीं चाहते तो कोई क्या कर सकता है। जावेद भाई का परिवार बड़ा है। 2 निथल्ले भाई और उनका परिवार भी जावेद भाई के साथ ही हैं। इसके अलावा उनका अपना परिवार, 100 रुपये रोज विल सिगरेट और पान का खर्च और जाने क्या क्या। बहरहाल बहुत परेशान है। यूनिवर्सिटी का घर अलाट कराया हुआ है, आज तक अपना घर नहीं बना सके हैं, जबकि पिछले 15 साल से कैंटीन चला रहे थे। मैं सोचने लगा, यार अच्छे आदमी इतने अच्छे क्यों होते हैं कि अपने साथ दुश्मनी करने लगते हैं। जावेद कमाल अपनी तमाम कमियों के बावजूद हीरा आदमी है। हर जरूरतमंद की मदद के लिए तैयार, यारों पर जान छिड़कने वाले, धर्म, जाति, राष्ट्र, रंग, नस्ल की सीमाओं से ऊपर। ... अच्छे शायर, लेकिन ये अपने आप से दुश्मनी क्यों करते रहे। हो सकता है ये जानबूझना की गई हो, अनजाने में हो गई हो, लेकिन है तो दुश्मनी। जब अच्छे दिन तो रोज की कमाई रोज उड़ा दी जाती थी। जाड़ों में पाए खिलाने की दावत में 25-30 लोगों से कम नहीं होते थे। गाजर का हलवे की दावत अलग होती थी। पान सिगरेट दोस्तों के लिए मुफ्त था। फिल्म दिखाने ले जाते थे तो रिक्शे के किराए से लेकर इंटरवल की चाय तक के पैसे कोई और नहीं दे सकता था। ये सब क्यों और इसका क्या मतलब था। पैसा खर्च करना खुशी देता है तो गम भी देता है, लेकिन शायद उनके संस्कार ऐसे थे, परवरिश ऐसे माहौल में हुई थी, खानदान ऐसा था जहां पैसे का कोई महत्व न था। जमींदार, जागीरदार पैसे के महत्व को नहीं जानते। अरे क्या जागीर चले जाएगी। जमींदारी की आमदनी तो ऐसी धरती है जो कभी बंजर नहीं पड़ती। ... पुलिया पर फिर महफिलें जमने लगी।
उमाशंकर अपने घर से गोश्त पकवाकर ले आते थे। मुख्तार पैजामे में घुसेड़कर अंग्रेजी की बोतल लाता था। पुलिया जो किसी पंचवर्षीय योजना में ऐसे नाले पर बनी थी जो था ही नहीं, बैठने की एक आदर्श जगह थी। न तो इस पुलिया पर से कोई सड़क गुजरती थी और कोई चलता हुआ रास्ता था। दूर दूर तक फैले खेत थे और उनके पीछे कुछ पुरवे थे। पुलिया पर दरी बिछाकर सब पसर जाते थे। ऊपर खुला आसमान और नीचे खिलता हुआ अंधेरा, निपट अंधेरा। इन महफिलों में कलूट भी आने लगा था, जो इस बात पर आज तक गर्व करता था कि कलकत्ता में ज्योति बसु के साथ जेल गया था। कलूट का अंडे मुर्गी का कारोबार ठप हो गया था और खर्चा जानवरों की बाजार में दलाली से ही चलता था। कलूट के साथ शमीम साइकिल वाला भी आ जाता था। वह पीता न था, उसे मजा आता था हम लोगों के लिए छोटे मोटे काम करने में। लाला दौड़ के एक बीड़ी का बंडल ले आओ, बैककोट वगैरह। इन्हीं महफिलों में दुनिया जहान की बातें होती थीं। राजनीति, मुसलमानों की स्थिति, सोवियत यूनियन, चीन और अमेरिका बहस के मुद्दे बना करते थे। केसरियापुर में 2 महीने तक मुझे लगा था कि मैं बोला ही नहीं हूँ। क्या बोल सकता था? बीज, खाद, पानी, पैसा, निराय, गुड़ाई, ... ये क्या कोई बात बैककोट है? न तो वहाँ मैं किसी से अपने राजनैतिक विचारों की चर्चा कर सकता था और न अपने साहित्यिक कामों पर बात कर सकता था। इसलिए लगता था कि 2 महीने खामोश रहा हूँ। इन महफिलों में वह कमी पूरा होने लगी। एक दिन बातचीत में उमाशंकर ने कहा, यार साजिद, तुम अपनी पार्टी की इतनी तारीफ करते हो, ... तुम्हारी पार्टी का यहाँ कोई आदमी नहीं है क्या? हम लोग भी मिलें, देखें। ये सुनकर मुझे खुशी हुई। उमाशंकर अपने को पक्का कांग्रेसी कहा करता था, लेकिन इन महफिलों में हुई बहसों ने उसे विचलित कर दिया है। मुख्तार तो मुस्लिम लीग से उखड़ ही चुका था। ताहिर को राजनीति में रुचि नहीं है। शाहिद मियाँ की दोस्ती की वजह से इलेक्शन में कांग्रेस का काम कर देता है और एक प्रोटेक्शन बैककोट भी मिला हुआ है। खैर, पता वता लगाया गया तो R.K. मिश्र एडवोकेट का पता चला कि वो CPM के जिला सचिव हैं। 2 दिन बाद हम सब एक साथ उनके घर पहुंच गए। बाद में उन्होंने बताया था कि इतने लोग इस शहर में पार्टी के नाम पर उनसे मिलने कभी नहीं आए थे। खूब बातचीत हुई। कॉमरेड मिश्रा ने साहित्य दिया। स्वाधीनता बैककोट लेने की बातें भी तय हुई। काम क्या हो रहा है ये पूछने पर कॉमरेड थोड़ा कन्नी काट गए, बोले कुछ कॉमरेड किसान सभा का काम देख रहे हैं, 1-2 तहसीलों में अच्छा काम है, वगैरह वगैरह। तो ये समझते देर नहीं लगी कि शहर में पार्टी का काम है नहीं। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। केसरियापुर जाने से पहले एक दिन अचानक बावर्ची खाने में सल्लो को बैठा और ऐसा लगा जैसे पूरा वजूद बज उठा हो। सल्लो ने मुझे देखा और मुस्कुरा दी। पुराने पन्नों को खोलती और रिश्तों को आधार देती मुस्कुराहट। उसके साथ बिताई रातें उंगलियों के पोरों पर नाचने लगी। फिर घर में पता चला कि उसके अब्बा को किसी नई मिल में नौकरी मिल गई जो यहाँ से दूर है, इसलिए सल्लो और उसकी माँ को बुआ के यहाँ छोड़ा गया है। सल्लो इस पूरे संसार में अकेली है जिससे मेरे संबंध बने थे। सल्लो को मैंने कहाँ कहाँ याद नहीं किया है। सल्लो मेरे दिलो दिमाग पर छाए रही है। ये दुबली पतली औसत कद और सामान्य नाक नक्शे वाली लड़की चांदनी रात में जब बेहिजाब बैककोट हुआ करती थी तो सुख के सागर खुल जाते थे। मुझे उससे तन्हाई में इतना कहने का मौका मिल गया कि वह रात में ऊपर आ जाए। वह हंस दी और बोली, देखेंगे, अभी से क्या कह दें। चेहरे पर तो उसके भी खुशी झलक रही थी। कोठे वाले कमरे के सामने वाली छत पर मच्छरदानी से घिरा मैं घर के अंदर से आने वाली आवाज़ों पर कान लगाए था। धीरे धीरे घर का काम करने की आवाज़ें मध्यम पड़ती गईं। धीरे धीरे अंधेरे के जुगनू जगमगाने लगे और मुझे लगा अब इंतज़ार की घड़ियां खत्म हुआ ही चाहती है। बगैर किसी आहट के एक परछाई चलती हुई मेरे पलंग तक आई और मैंने उठकर उसे बिस्तर पर खींच लिया। वह बात करना चाहती थी लेकिन मेरे पास कोई शब्द नहीं था, सिर्फ शरीर था, हाथ था, आंखें थी। वह तकिए पर सिर रखकर लेट गई और एक गहरी सांस ली। उसकी गहरी सांस ने मुझे पलट दिया। मेरी जुबान खुल गई। कैसे रही तुम? आपको क्या? आपने तो पलटकर पूछा तक नहीं। ये मत कहो, मैं तुम्हें याद करता रहा। याद करने से क्या होता है? अब्बा का रिक्शा ट्रक के नीचे आ गया था। वो तो जान बच गई। यही अच्छा हुआ, चोट भी खा गए थे। डिप्टी साहब ने ही इलाज कराया था। तुम गांव चली गई थी? हाँ, जब तक कटाई चलती रही। वही अम्मा के साथ जाती थी। फिर वहाँ क्या था, वापस आ गए। आप तो 1.5 साल बाद आए। हाँ, मैं जंगल में फंस गया था। वह हंसने लगी। देख तो नहीं पाया लेकिन अनुमान लगा लेना आसान था कि उसके दाहिने गाल में हल्का सा गड्ढा पड़ा होगा। वह जब हंसती है तो यही होता है।
दिल्ली में क्या जंगल है। हाँ, बड़ा भयानक जंगल है। मैं उसे धीरे धीरे आप बीती सुनाने लगा जो किसी को नहीं सुनाई है। उसके हाथ की उंगलियां मेरे सीने के बालों को सीध करती रहीं। मैं सोचने लगा, औरत से बड़ा हमराज कोई नहीं हो सकता। अपने बारे में, वह चाहे जीत हो या हार हो, प्रेमिका को बताने और इस तरह बताने की बातचीत का कोई गवाह न हो, सच्चाई का अनोखा मजा है। वह सुनती रही और खुलती रही। हम धीरे धीरे एक दूसरे को महसूस करने लगे। मुझे लगा कि यह संबंध कोई सती हल्का या केवल सेक्स संबंध नहीं हो सकता। इसमें और भी बहुत कुछ है। क्या है? मैं ये सोचकर डर गया। वह पता नहीं क्या सोच रही थी। हाथों के स्पर्श ने डर को पीछे धकेल दिया। चारों तरफ अंधेरी रात की चादर तनी थी और वह कह रही थी कि तुम दोनों को कोई नहीं देख रहा है। ये चक्कर क्या है? जो बात हमें मान लेनी चाहिए हम नहीं मानते। जो बातें तय हो जानी चाहिए हम क्यों नहीं करते। पहली बार उसके साथ लगा कि यह ठीक नहीं है, लेकिन इस बीच उसकी सांसें तेज हो गई थी। मैं अपने को रोकना चाहता भी तो नहीं रोक सकता था। रात भर हम एक सागर में उतरते तैरते और किनारे पर आते रहे। किनारे पर हमारे लिए सवाल थे, इसलिए फिर लहरों के बीच चले जाते थे और आदिम इच्छाओं के संसार में हमें शरण मिल जाती थी। वह साधारण नहीं है। तट पर आकर जो बातें करती है वे अंदर तक उतर जाती हैं। मैं तय नहीं कर पा रहा था कि उससे चलते समय क्या कहूँगा। कचहरी के घड़ियाल ने 4 का घंटा बजाया। वह धीरे धीरे कपड़े पहनने लगी। अच्छा है कि जाने से पहले उसने कुछ नहीं पूछा। शायद उसे मालूम था कि वह जो कुछ पूछेगी उसका जवाब मेरे पास नहीं है। वह मुझे शर्मिंदा नहीं करना चाहती थी। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। हालांकि शहर में मैं नहीं रहता था, लेकिन आना जाना लगा रहता था। जब भी आता तो पार्टी सेक्रेटरी आर के मिश्रा से मुलाकात हो जाती। उन्नाव निवासी मिश्रा जी देखने सुनने और व्यवहार में खासे पंडित हैं। मस्त हैं, बातूनी हैं, खाने पीने के शौकीन हैं, आनंद लेने के पक्षधर हैं, काम को बहुत सहजता से करते हैं। गांव में घर जमीन है जहां से साल भर खाने लायक अनाज आ जाता है। 10-20 रुपये रोज वकालत में भी पीट लेते हैं। मिश्रा जी कई दिन शेव नहीं कराते। हफ्ते 2 हफ्ते में नाई की दुकान जाकर जब शेव बनवा लेते हैं तो उनकी शक्ल बिगड़ जाती है। चेहरे पर जब तक बालों की खूंटियां नहीं निकल आती तब तक उनका व्यक्तित्व मुखरित नहीं हो पाता। मिश्रा जी के माध्यम से दूसरे पार्टी सदस्यों से भी परिचय होने लगा। पंडित दीनानाथ से मिला। पंडित जी स्थानीय पार्टी के प्रवक्ता हैं। पूरे शहर में मार्क्सवाद की सुरक्षा बैकआउट करने की जिम्मेदारी उन्हीं पर रहती है। जब कोई किसी पान की दुकान पर मार्क्सवाद पर प्रहार करता है तो बचाव पक्ष अंत में यही कहता है कि पंडित जी से बात करो। पंडित जी द्वंद्वात्मक भौतिकवाद पर हिंदी में एक किताब लिखने की भी सोच रहे हैं। सूरज चौहान पार्टी में हैं, वकालत करते हैं और किसान मोर्चे पर सक्रिय हैं। बली सिंह लकड़ी का काम करते हैं, पार्टी सदस्य हैं, आक्रामक किस्म का व्यक्तित्व है, पैसे वाले हैं, पार्टी मीटिंगों में चाय पानी के खर्च का जिम्मेदार बनते हैं। आबरू बैककोट रायबरेलवी भी पार्टी के सदस्य हैं। शहरी मुद्दों और भ्रष्ट अधिकारियों पर शायरी करते हैं। शहर के मुशायरों में स्थानीय शायरों और कवियों में सबसे वरिष्ठ माने जाते हैं। इसके अलावा कुछ ग्रामीण किस्म के सदस्य भी हैं जो किसी गिनती में नहीं आते। उन्हें मिश्रा जी काम बांटा करते हैं। धीरे धीरे मैं इन सब के संपर्क में आया और मैंने अपनी टीम को मिश्रा जी के हवाले कर दिया। मेरी समझ में नहीं आता था कि पार्टी का काम यहाँ कैसे आगे बढ़ सकता है। मजदूर है नहीं, इसलिए ट्रेड यूनियन का सवाल ही नहीं पैदा होता। किसान सभा बनी हुई है पर उसके पास क्या मुद्दे हैं? मजदूरी का मुद्दा बड़ा संवेदनशील है क्योंकि छोटे किसान तक जो किसान सभा के सदस्य हैं इस मुद्दे पर चुप ही रहते हैं। ये डर रहता है कि इससे बड़ा बवाल खड़ा हो जाएगा। पुलिस उत्पीड़न के मुद्दे जरूर हैं पर वे कितने हैं और व्यापक जन समर्थन का आधार बन सकते हैं या नहीं? मिश्रा जी से इन बातों पर चर्चा होती थी। उनके पास लखनऊ से जो लाइन आती थी, जो शायद दिल्ली से चली होती थी, उसकी बातें करते थे। बहरहाल आंदोलन कैसे शुरू किया या बढ़ाया जाए इसके बारे में हमारे पास कोई जानकारी नहीं थी। सदस्यता बढ़ाने का अभियान जरूर चलाते रहते थे। योजक चिन्ह, योजक चिन्ह, योजक चिन्ह। दूसरा पानी लगने के बाद गेहूं ऐसा फनफना के निकला कि गांव वाले हैरान रह गए। इस जमीन में कभी गेहूं तो हुआ ही नहीं था। ग्राम सेवक इसे अपनी सफलता मानते थे। एक दिन कहने लगे, साजिद जी आप देखते जाओ, एक दिन मैं आपको उत्तर प्रदेश के आदर्श किसान का पुरस्कार दिलवा दूंगा। यहाँ मुख्यमंत्री आएंगे। गांव के बूढ़े किसान फसल देखने आते। कुछ मेरी किस्मत को सराहते और कुछ रासायनिक खाद की तारीफ करते।
बटाईदारों में 1 बीघा गेहूं किशना और 2 बीघा रामसेवक ने लगाया था। उनकी भी फसल अच्छी थी। मुझे लग रहा था कि बस पाला मार लिया। अब अगले साल पूरे 40 बीघा में गेहूं लगवाऊंगा। लोग ये भी कहते थे कि पैसा गेहूं धन में नहीं है, पैसा तो आलू और भुइया में है। खड़ा खेत बिक जाता है, कुंजड़े खरीद लेते हैं। आलू अच्छा हो तो 5-6 हजार का बीघा जाता है। ये सब सुनते सुनते मैं इतना भर गया कि सोचा चलो आलू लगवा कर देखते हैं। खेत की खूब तैयारी होने लगी। ग्राम सेवक आ गए, उन्होंने खाद की जिम्मेदारी ले ली। एक प्रगतिशील किसान बैककोट से बीज खरीदा गया और आलू लग गया। हर चीज या हर काम यहाँ अधिया बैककोट पर हो जाता है। खेत ही अधिया पर नहीं जाते, जानवरों की देखरेख भी अधिया पर होती है। तालाब में सिंघाड़ा भी अधिया पर लगता है। गोबर से कंडे पाथने का काम भी अधिया पर होता है। नंबरी ने मुझसे कहा था कि मैं अपने जानवरों के गोबर के कंडे पाथने का काम उसके साथ अधिया में करा लिया करूं। मैं तैयार हो गया था। अच्छा है, 4 पैसे की आमदनी हो जाएगी और पथे पथाए सूखे कंडे जलाने के काम भी आएंगे। अगले दिन से अधमैली साड़ियों में परछायां शाम ढले आने लगी और कंडे पाथने का काम शुरू हो गया। अहाते में दूसरी तरह कंडे पाथ कर लगाए जाने लगे और सूखे कंडे दूसरे सायबान में जमा होने लगे। अधमैली मलगिची साड़ियों में 2 परछायां जो आती हैं उनमें एक नंबरी की औरत है और दूसरी नंबरी की लड़की है। नंबरी की लड़की का विवाह हो चुका है। वह अपनी 8-10 महीने की लड़की को लेकर आती है। लड़की को वह दूसरे सायबान में लिटाया करती थी। एक दिन मैंने कहा कि इसे दूसरे सायबान में मत लिटाया करो, कोई कीड़ा वीड़ा न काट ले। इस सायबान में जहां मैं बैठता हूं वहां लिटाया करो। अगले दिन से यही होने लगा। नंबरी की लड़की जब अपनी बच्ची को तख्त पर लिटाने आती तो मैं उसे ध्यान से देखता। शारीरिक श्रम की वजह से उसका जिस्म हर तरह से सुंदर है। छोटी सी नाक, छोटी सी आंखें, गोल चेहरा, कुछ ऊपर को उठे हुए गाल इतना आकर्षित नहीं करते जितना शरीर करता है। नपा तुला, सीधा, मजबूत, कर्मठ, जीता जागता गहरे रंग का शरीर जिसकी सच्चाई अधमैली धोती के नीचे से विद्रोह करती रहती है। डैश डैश डैश। रहमत शहर से लौटा तो उसके पास दीगर चीजें तो थी ही, यानी खाला ने चले का हलवा भेजा था, अम्मा ने नए कुर्ते पजामे भेजे थे, लेकिन इनसे कीमती चीज यानी एक खत था। जहां मैं बात करने को तरस जाता हूं वहां खत से लगता था नई जिंदगी आ गई है। जिस दुनिया को छोड़कर, जिसकी रंगीनी से, जिसके अभावों और मज़ों से मैं वंचित हो गया हूं, वे सामने आ गए हैं। लिफाफे पर भेजने वाले का नाम और पता छपा था। पढ़कर मजा आया। मोहम्मद शकील अंसारी, मंत्री युवा कांग्रेस। वाह बेटा वाह, मार लिया हाथ। जल्दी जल्दी खत खोला। खत क्या था, पूरी दास्तान थी। शकील ने बड़े विस्तार से लिखा था कि उसने ये पद कैसे प्राप्त किया। यार मैंने क्या नहीं, सबसे पहले तो शहर काजी को पटाया, उनको मस्जिदों के लिए और मदरसों के लिए चंदा दिलाया। उसके बाद अपने पंडित जी से उसकी मीटिंग कराई। काजी जी कभी किसी राजनीतिज्ञ से नहीं मिलते हैं, लेकिन मेरा दबाव काम कर गया। एक यहाँ मेरा पुराना स्कूल का दोस्त है जो नेपाल के जंगलों से लकड़ी लाता है। काफी पैसा कमा लिया है उसने। उससे बात करके मैंने पंडित जी के बेटे को एक सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल सस्ते में दिला दी। पंडिताइन को साल भर के लिए गेहूं लगभग आधे दामों में दिला दिया। ये सब पापड़ बेलने पड़े और फिर पंडित जी को बार बार बताया कि जिले में अंसारी बिरादरी के कितने वोट हैं। बहरहाल किसी तरह पंडित जी काबू में आए तो ठाकुर अजय सिंह बिदक गए। उनको एक प्रभावशाली ठाकुर से ठीक कराया। पर अब समझो लाइन सीधी है। कल ही मैंने इनकम टैक्स इंस्पेक्टर को अपनी दुकान पर भेज दिया था। साले दोनों भाइयों की सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। मैंने मामला रफा दफा कराया और भाइयों से कहा कि कायदे से मुझे मेरे हिस्से का मुनाफा देते जाओ, नहीं तो जेल चले जाओगे। देखो यार, जो लोग मुझे कुत्ता समझते थे आज कुत्ते की तरह मेरे पीछे घूमते हैं। 150 लौंडों का एक गिरोह भी मेरे साथ खड़ा हो गया है। जो काम पुलिस से नहीं हो पाता वह काम ये कर देते हैं। अब तो लखनऊ के भी 2-4 चक्कर लगा लेता हूँ। दुआ करो कि आगे का काम यानी टिकट मिल जाए। बैककोट में खत पढ़कर सोचने लगा, शकील ने अच्छा किया या बुरा किया, मेरी समझ में नहीं आया। 4 शहर गया तो मालूम हुआ कि मिश्रा जी से मेरी मंडली मिलती रहती है। कलूट को पार्टी का सदस्य बना लिया गया है। आधार यही बना था कि 10 साल पहले अपने कलकत्ता प्रवास के दिनों में कलूट ज्योति बसु के साथ जेल गए थे। इतने समर्पित कार्यकर्ता को पार्टी सदस्य क्यों न बनाया जाता, लेकिन कलूट ने पार्टी मेंबर बनने का जो विवरण दिया था वह बहुत अलग था। कलूट ने बताया कि मिश्रा जी ने कहा कि कचहरी आ जाना, वहां फॉर्म भरवाएंगे। जब ये कचहरी गए तो मिश्रा जी ने इनसे कहा कि तुम्हें मालूम है तुम एक ऑल इंडिया पार्टी के सदस्य बन रहे हो।
तुम संसार के कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल होने जा रहे हैं। इस पार्टी की मेंबरशिप के लिए तो लोग तरसते हैं। बहुत भाग्यशाली होते हैं जिन्हें मेंबरशिप मिलती है। तुम्हें एक कार्ड मिलेगा जिसे देखकर अच्छे अच्छे अधिकारी एक बार चौंक जाया ही करेंगे। इस तरह की भूमिका बांधने के बाद मिश्रा जी ने कहा, कलूट भाई अपनी खुशी में दूसरे कामरेडों को शामिल करो। देखो यहाँ पंडित दीनानाथ बैठे हैं, सूरज चौहान हैं, आबरू साहब हैं, अब तुम इस बिरादरी में शामिल हो रहे हो। अरे साफ साफ कहो कि चाय पिया चाहत हो, आबरू साहब ने मिश्रा जी से कहा। अरे चाय हम पीते रहते हैं। इस समय जाओ बच्चा सामने माखन हलवाई की दुकान से गुलाब जामुन और समोसा ले आओ। चाय बोल दियो कि मिश्रा जी के बस्ता म पहुंचा देव। अच्छा तो उन सब ने तुम्हें काटा बैककोट, मैंने पूछा। कलूट हंसने लगा, अरे नहीं साजिद मियाँ, ऐसा का है। नहीं ये तो गलत है साजिद भाई, ये बेचारा दिन भर साइकिल के पीछे मुर्गियों का ढाबा लिए गांव गांव का चक्कर काटता है, तब कहीं 10-20 रुपया कमा पाता है। मुख्तार ने कहा, चलो अभी चलते हैं मिश्रा जी के पास, मुझे गुस्सा आ गया। नहीं नहीं रहे देव, कलूट ने कहा। रहने कैसे दिया जाए, मुख्तार बोला। बातें तो इतनी ऊंची ऊंची करते हैं और हाल ये है, ताहिर ने बीड़ी का दम लगाने से पहले कहा। मुझे लगा ये सब मुझे घेर रहे हैं, कह रहे हैं यही आपकी पार्टी के आदर्श हैं, यही वे लोग हैं जो गरीबों के लिए पृथ्वी पर स्वर्ग उतार लाएंगे। मैंने सोचा मिश्रा जी पर सीधा हमला करने से पहले जरा दूसरे लोगों को भी टटोल लिया जाए। मैं सूरज सिंह चौहान के पास गया। वह काली शेरवानी चढ़ाए कचहरी जाने की ताक में चौराहे पर खड़े थे। मुझे देखकर पान की दुकान की तरफ घसीटने लगे। मैंने उन्हें चाय खाने की तरफ घसीटना शुरू किया और हम दोनों चाय पीने बैठ गए। चौहान साहब को पूरी भूमिका बांधकर मैंने पूरा किस्सा सुनाया। वे काफी दार्शनिक भाव के साथ सुनते रहे। उन्होंने चुप्पी तोड़ी और बोले, कॉमरेड तुम तो जानते ही हो कि इस पार्टी में हाईकमान का विश्वास जीतना बहुत कठिन है, पर एक बार किसी का विश्वास जम जाए तो उसे उखाड़ना और मुश्किल है। मिश्रा ने लखनऊ में अपना विश्वास जमा दिया है। ये जो कलूट के साथ हुआ कोई नई बात नहीं है। मिश्रा ऐसे काम करते रहते हैं। हम लोग लखनऊ में कहते हैं तो डांट उल्टा हमें पड़ती है। कहा जाता है आप लोग जिला कमेटी में गुटबंदी कर रहे हैं। जाओ जाकर काम करो, एक दूसरे की शिकायतें न किया करो। कॉमरेड मिश्रा तो फिर भी वैसे नहीं हैं। हम बताएं आपको 7-8 साल पहले हमारे जिला सेक्रेटरी त्रिभुवन हुआ करते थे। हाई कमान के चहेते, प्रांतीय नेतृत्व की नाक का बाल, लेकिन जिला स्तर पर उनकी बड़ी काली करतूतें थीं। हम लोग जब भी लखनऊ में बात उठा तो यही जवाब मिलते कि गुटबंदी न करो, काम करो। अब साहिब पूरी जिला कमेटी 1-2 जनों को छोड़कर बड़ी त्रस्त हो गई। क्या करें क्या न करें। बड़ी मुश्किल से मौका आया। जब CPM का विभाजन हुआ तो हमारे जिला सेक्रेटरी ने बैठक बुलाई। हमें मालूम था कि उनके रुझान नक्सली हैं। उन्होंने हम सबसे पूछा कि बताओ क्या करें, CPM में रहे या नक्सली हो जाएं। हम लोगों ने कहा कॉमरेड आप हमारे नेता हैं, जो आप निर्णय लेंगे वही हमारा भी फैसला होगा। कॉमरेड ने कहा ठीक है हम CPML में चले जाते हैं। अगले दिन उन्होंने अखबार में छपवा दिया। हम 3 जिला कमेटी के मेंबर अखबार लेकर लखनऊ गए और प्रांतीय नेताओं से पूछा कि हम लोग क्या करें। हमारे कॉमरेड सेक्रेटरी तो नक्सली हो गए हैं। हमसे कहा गया लखनऊ से किसी को भेजा जाएगा, आप लोग जिला कमेटी की मीटिंग करें और नया सेक्रेटरी चुन लें। तो इस तरह त्रिभुवन से हमारा पीछा छूटा। अब कॉमरेड मिश्रा ये सब हरकतें करते हैं। आपको मालूम नहीं, ये उन किसानों से ज्यादा फीस वसूल करते हैं जो पार्टी के हमदर्द हैं। मतलब हम जान जोखिम में डालकर लोगों को पार्टी के पास लाते हैं और मिश्रा जी उन्हें भगा देते हैं। क्या किया जाए। बैककोट डैश डैश डैश। केसरियापुर लौट आया तो बिंदेश्री फिर दिखाई पड़ने लगी, कभी अकेली और कभी माँ के साथ। जब अकेली होती और मेरे पास कोई बैठा न होता तो किसी बहाने से मैं उसे बुला लेता, लेकिन डर भी लगता कि यार चारों तरफ से खुला घर है, रहमत और गुलशन आते रहते हैं, कहीं कोई देख न ले। लेकिन दिल है कि मानता नहीं। एक आध मौका देखकर कुछ लाने के लिए उसे कमरे में भेज चुका हूँ और उसके पीछे पीछे मैं भी गया हूँ। जल्दी में जो कुछ हो सकता है उस पर उसने कभी ऐतराज नहीं किया है। अब तो बस मौके की बात है, और मौका कैसे, किस तरह, कहाँ, कब। मेरे ख्याल से मेरी इस मजबूरी को बिंदेश्री भी समझती है और उसने साबित कर दिया कि मुझसे ज्यादा समझदार है। एक दिन खाना खाने के बाद दोपहर को मैं लेटा था कि बिंदेश्री का भाई राजू आ गया। वह गांव के ही स्कूल में कक्षा 4 में पढ़ता है।
उसने कहा बाबूजी और अम्मा न्योते में गए हैं। बाबू कह गए हैं रात में आप हमारे घर सो जाना। दीदी डरात है, रात में आ जाना। मुझे तुम्हारा घर नहीं मालूम है, देखा तो है पर आ जाइबे। वह चला गया। योजक चिन्ह योजक चिन्ह योजक चिन्ह। मोटी खीसोड़े। रात के अंधेरे में गांव की गलियों से होता मैं नंबरी के घर पहुंचा। छप्पर के दोनों तरफ टिटियां लगी थी। बीच से जाने का रास्ता था। सामने दरवाजे के अंदर रोशनी थी। मैं अंदर आ गया। कच्ची साफ सुथरी ताक पर एक दिया जल रहा था जिसकी रोशनी में लिपी पुती कच्ची दीवारों का असमतल स्वरूप रोशनी में कलात्मक छवियां बना रहा था। कुछ देर बाद वह आई, अपनी बच्ची को सुला रही थी। मैंने उसे अपने पास बुलाया। आज कचल लेव जितना कचरे का है, वह बोली और साथ लेट गई। रात में ये उठती तो नहीं? रात से री, हाँ उठती है, जब भूख लगती है। मैं कुछ चिंता करने लगा। तुम्हें देख के डर न जाएगी? वह हंसी। ससुराल में तुम्हारा झगड़ा है, मैंने सुना था कि ससुराल वाले उससे खुश नहीं हैं। झगड़ा कुछ नहीं है, एक दिया से पूरे घर में उजाला कैसे हो सकता है? वह बोली। क्या मतलब? हमारा छोटा देवर हमको चाहत रहे। हम कहा चलो ठीक है, छोटे भाई हो हमरे आदमी के। छोटे को देखा देखी जेठ जी भी ललचा गए, समझे बहती गंगा जी है। हम मना कर दिया। घर का पूरा कामकाज जेठ जी करते हैं, खेती बाड़ी। जेठ की शादी नहीं हुई है, उनकी औरत कौनों के साथ भाग गई। तो जेठ जी तुम्हारे साथ? हाँ, पर हमका अच्छे नहीं लगते। क्यों? वह कुछ नहीं बोलती। चिन्हारी देवर, वह मेरा हाथ पकड़कर बोली। मैं चुप रहा। चिन्हारी नहीं जानते? जानते हैं मतलब पहचान। मान लेव रात हो, हमारे पास आओ। तो चिन्हारी देख के समझे न कि तुम हो। आहो, ये बात है, खासी भोली भाली ख्वाहिश है, मासूम इच्छा। पता नहीं कितने समय से यहाँ प्रेमियों में इसका रिवाज होगा। पहले अपने चिन्हारी दौर, मैं बोला। खोज लेव, वह आहिस्ता से बोली और उठकर दिया बुझा दिया। डैश डैश डैश। गेहूं में जिस दिन चौथा पानी लगाया गया उसी दिन रात में अचानक बादल घिर आए। रहमत परेशान हो गया, बोला पानी न बरसा चाहिए। मुझे भी जानकारी थी कि पानी बरस गया तो फसल बर्बाद हो जाएगी, लेकिन हमारे चाहने से क्या होता। रात में करीब 2 बजे तेज बारिश शुरू हो गई और सुबह 4 बजे बोरा उड़े और फावड़ा लिए। रहमत आ गया। वह खेतों से पानी निकालने के लिए मेरे काटने जा रहा था। मैं उसके मना करने के बाद भी उसके साथ बाहर निकला। रास्तों में पानी भरा था। जूते हाथ में ले लिए, पजामा उलझ लिया और हम खेतों की तरफ बढ़े। अब भी हल्की हल्की बारिश हो रही थी। पौ फटने का उजास फैल रहा था। खेतों में पानी भरा था। गेहूं की लहलहाती फसल सीने तक पानी में डूबी हुई देखकर मैं घबरा गया। कोई 1 घंटे तक रहमत मीलों को काटता रहा, लेकिन चूंकि यह जमीन धन ही थी, यहाँ धन लगाया जाता था, इसलिए पानी के निकास का रास्ता न था। खेतों से मिला तालाब था और दूसरी तरफ ऊंची जमीन थी। दूर दूर से पानी इधर आकर भर गया था। मुझे लगा कि पानी रोकने के लिए मेड़ तो पहले बनाई जानी चाहिए थी। रहमत का कहना था कि 4-5 गांव का पानी यहाँ जमा हो जाता है। मेड़ टूट जाती। यहाँ तो एक बड़ा नाला होना चाहिए जो इस पानी को आगे बड़े नाले तक जोड़ दे, और नाला बनवाना आसान नहीं है। पता नहीं कितने किसानों की जमीन बीच में पड़ती है और फिर उस पर हजारों रुपयों का खर्च आएगा, सो अलग। बहरहाल अब तो कुछ नहीं हो सकता। मैं 6 महीने की मेहनत, हजारों रुपयों और अनगिनत सपनों को पानी में तैरते देखता रहा। चौथा पानी न लगाया होता तब भी ठीक होता, रहमत बोला। अब क्या हो सकता है, चलो वापस चलें। अब भैया तगड़ी धूप निकल आए और पानी रुक जाए तो कुछ बात बन सकती है, वह बोला। पानी, धूप, पाला, कीड़ा। धूप निकलने का क्या महत्व है? कितनी जरूरी है धूप, और वह भी आज ही निकले। कहीं झड़ी लगी रही तो क्या होगा? करीब 11 बजे झड़ी रुकी, लेकिन बादल छाए रहे। मैं यह अंदाजा लगाने की कोशिश करता रहा कि 10 बीघे जमीन में लगाया गेहूं कितना बर्बाद हो गया। पैदावार कितनी होगी और आमदनी कितनी होगी? कितने हजार की खाद, बीज, ट्यूबवेल, डांगर की जोड़ी, हलवाहा। कुछ तस्वीर साफ नजर नहीं आई। इस बारिश से गांव के सभी लोग दुखी थे। सोचते थे कि पानी बरसने के बाद कीड़ा लगने की संभावना बढ़ जाती है। मुझे ये ख्याल आया कि यार, मैं तो पहली बार इस तनाव को झेल रहा हूँ, लेकिन ये लोग तो जीवन भर झेलते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी झेलते हैं, और अगर कभी मिलता भी है तो क्या? यह जाहिर है इनके रहन सहन से दिल्ली में एक छोटे दुकानदार का जीवन कितना शानदार होता है, उसकी तुलना तो यहाँ बड़े से बड़े संपन्न किसान से नहीं हो सकती। ये गांव अकेला नहीं है, पता नहीं सैकड़ों, हजारों, लाखों ऐसे गांव हैं, ऐसे लोग हैं, ऐसा जीवन है।
इनके साथ समस्या क्या है? क्या पैदावार का सही दाम नहीं मिल पाता? क्या ये उस विशेष श्रेणी में नहीं आते जिन्हें राज्य बैकवर्ड संरक्षण देता है? फिर ये खेती क्यों करते हैं? और क्या कर सकते हैं? और क्या जानते हैं? मतलब अगर कुछ और करने की सुविधा हो तो क्या ये लोग खेती नहीं करेंगे? क्या ये गांव छोड़ सकते हैं? क्या यहाँ के रहन सहन से अलग हो सकते हैं? शायद नहीं या शायद हाँ। डैश डैश डैश। तंग आकर शहर आ गया। अब्बा को मेरी परेशानी पता चली तो कहने लगे, भाई ये तो होता है, आज गरम तो कल नर्म। खेती इसी का नाम है। देखो अल्लाह ने चाहा तो फायदा ही होगा। शहर में मेरे पहुंचते ही चौकड़ी जमा हो गई। मिश्रा जी के व्यवहार से ये सब दुखी तो थे लेकिन संगठन में काम करने और उसकी ताकत पहचानकर खुश भी थे। कॉमरेड बली सिंह मछुआरों का संगठन बना रहे थे जिसमें उमाशंकर लग गया था। गरीब मछुआरे मछली पकड़ते थे और ठेकेदार उनसे कौड़ियों के भाव मछली खरीदकर कलकत्ता भेज देता था। होता तो यह था कि जब कलकत्ता से ठेकेदार को पैसा मिल जाता था तब मछुआरों का भुगतान होता था। मछुआरों को भी कर्ज उधार देकर बंधुआ बनाने की प्रथा बढ़ रही थी। नदी के किनारे मछली ठेकेदारों में कभी कभी फौजदारी तक हो जाती है। सज्जन दादा शहर के सबसे बड़े मछली ठेकेदार हैं। लठैत उनके साथ रहते हैं। 2-4 बंदूकधारी आगे पीछे चलते हैं। ट्रक उनके अपने हैं। अफसरों वकीलों से जान पहचान है। शहर में उनसे मुकाबला करने के बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। लेकिन जब बली सिंह ने पार्टी बैनर के साथ उन्हें ललकारा तो उमाशंकर को मजा आ गया। बली सिंह के पीछे पार्टी ही नहीं है, उनकी अपनी भी ताकत है। जिले के बड़े ठाकुर परिवार से है। खानदान में 2 दर्जन दोनाली हैं। मछली वाले आंदोलन के साथ मुख्तार और कलूट को सिलाई मजदूर यूनियन बनाने का काम सौंपा गया है। शहर में 300-400 सिलाई मजदूर हैं जिन्हें बहुत कम मजदूरी मिलती है। दुकान मालिक कहते हैं छोटा शहर है, लोग ज्यादा सिलाई दे नहीं सकते। मुख्तार कहता है चीजों के दाम बढ़ जाते हैं तो शहर वाले दे देते हैं, सिलाई के नए रेट क्यों न देंगे। पिछले 15 साल से कौन सी चीज है जिसके दाम नहीं बढ़े? सिलाई मजदूर भी उन चीजों को खरीदता है तो जनाब उसकी मजदूरी तो बढ़ नहीं रही, खर्चे बढ़ रहे हैं। आप क्या चाहते हैं वह मर जाएं। इन दोनों ने एक दिन में यूनियन के 50 मेंबर बना दिए तो मिश्रा जी चकरा गए। दरअसल जो कुछ हो रहा है उसका पूरा क्रेडिट बैकवर्ड तो मिश्रा जी को ही मिल रहा है। अकेले में ताल ठोकते रहते हैं। हर सप्ताह रिपोर्ट लखनऊ जाती है, वहां से वाहवाही होती है। लखनऊ में कलूट और मुख्तार को कौन जानता है। शहर का माहौल गरमाया हुआ है। नुक्कड़ बाजार का नाम लाल बाजार रख दिया गया है क्योंकि यहाँ के सभी दुकानदार पार्टी को 4 आने महीने चंदा देते हैं और अपनी दुकानों पर लाल झंडा लगाते हैं। मिश्रा जी लखनऊ से हंसिया हथौड़ा के बैच बैककोट ले आए हैं। कार्यकर्ता इन्हें अपने कुर्तों पर लगाते हैं।